चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर ट्रायल की गहराई में जा रहे हैं जो एक तरह से ठप पड़ गया था। जब कानूनी प्रक्रियाओं में इस तरह की देरी होती है तो न्याय के पूरे ढांचे पर ही सवाल उठने लगते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों भारत की सबसे बड़ी अदालत को एक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में दखल देकर इसे फास्ट ट्रैक करने का आदेश देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की इस बहुत ही सख्त और स्पष्ट टिप्पणी से शुरुआत करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि सुनवाई की प्रगति बहुत ही धीमी रही है। जरा सोचिए, जब देश की सर्वोच्च अदालत ये कहे तो समझ लीजिए कि ये कोई आम बयान नहीं है। ये उस बड़ी रुकावट की ओर सीधा इशारा है जिसने इतने अहम मामले की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को आखिर दखल क्यों देना पड़ा, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इस पूरे रेणुका स्वामी हत्याकांड के खौफनाक संदर्भ पर नजर डालनी होगी। घटनाओं के सिलसिले को देखिए। शुरुआत होती है जून 2024 में इस दुखद अपहरण और हत्या से। फिर कानूनी पहिया थोड़ा आगे बढ़ता है और अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट आरोपियों की जमानत रद्द कर देता है। इसके बाद नवंबर 2025 में निचली अदालत में आधिकारिक तौर पर आरोप तय होते हैं। लेकिन फिर मामला इतना खिंच जाता है कि अंततः मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन इस मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई का सख्त आदेश देना पड़ता है। पुलिस के आरोप वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 33 साल के पीड़ित रेणुका स्वामी को कथित तौर पर सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को कुछ अश्लील मैसेज भेजे थे। इसके बाद क्या हुआ? उसका अपहरण किया गया, बेंगलुरु के एक शेड में उसे बंधक बनाकर 3 दिन तक अमानवीय यातनाएं दी गईं और आखिर में एक नाले से उसका शव बरामद हुआ। और इस पूरी खौफनाक कहानी में एक्टर दर्शन जैसे बड़े स्टार का नाम आना, ये सब इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर और पेचीदा बना देता है। तो अपराध के इन रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्यों से निकलकर अब अदालत के अंदर चलते हैं, जहां इस कानूनी मशीनरी ने अचानक काम करना बेहद धीमा कर दिया है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ ये एक नंबर है, 10। जी हाँ, सिर्फ 10। पिछले पूरे 7 महीनों में अभियोजन पक्ष केवल 10 गवाहों से ही पूछताछ कर पाया है। इतने बड़े मामले में जहाँ जल्द न्याय की दरकार है, 7 महीने के लंबे वक्त में सिर्फ 10 गवाह, ये सिस्टम की सुस्ती पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को देखिए, ये अंतर हैरान करने वाला है। अभियोजन पक्ष ने कुल 272 गवाह प्रस्तावित किए हैं, जिनमें से सिर्फ 10 की जांच हुई है। 50 प्राथमिकता वाले गवाह तो अभी कतार में सबसे आगे हैं और 212 अन्य गवाहों की लिस्ट अलग से है। ये साफ दिखाता है कि निचली अदालत के सामने अभी कितना विशाल पहाड़ खड़ा है। इस सुस्त प्रक्रिया को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इतना सख्त रहा है। अदालत ये पूरी तरह मानती है कि बचाव पक्ष को जिरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पर्याप्त समय चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सुनवाई की रफ्तार तो बढ़ानी ही पड़ेगी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी कमजोर या मामूली बहाने से सुनवाई अब नहीं टाली जा सकती। खैर, मुख्य ट्रायल के सुस्त होने के साथ साथ एक और कानूनी लड़ाई अदालत में चल रही थी, और वो है आरोपियों के जेल की स्थितियों को लेकर। चलिए इस विवाद को भी जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग दावे पेश किए गए। एक तरफ बचाव पक्ष के वकील मुकुल रोहतगी की शिकायत थी कि एक्टर दर्शन को एक क्वारंटाइन सेल में अलग थलग कर दिया गया है और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि दर्शन को महामारी के समय वाले सेल में जरूर रखा गया है, लेकिन उन्हें बाकी कैदियों से बातचीत की इजाजत है और सारी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस में किसी का भी पक्ष नहीं लिया। उन्होंने बिल्कुल तटस्थ रहते हुए कर्नाटका सरकार को एक सीधा निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि कानून के तहत एक विचाराधीन कैदी को जो भी मानक जेल सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे हर हाल में सुनिश्चित की जाएं। इतने सारे गवाहों की लिस्ट और इन तमाम विवादों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अदालत न्याय के इस रुके हुए पहिए को कैसे आगे बढ़ाएगी। इसके लिए एक तरह से उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साफ निर्देश देकर 1-1 साल की समय सीमा तय कर दी है। पहला, अगर जरूरत पड़ी तो ट्रायल कोर्ट को दिन प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करनी होगी। दूसरा, गवाहों की फटाफट जांच के लिए बचाव पक्ष को पूरा सहयोग करना होगा।
और तीसरा, सबसे अहम कदम, सुप्रीम कोर्ट खुद अगले 1 साल तक इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेगा और उसके बाद दोबारा इसका आकलन करेगा। तो जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब किसी मामले को आगे बढ़ाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत को खुद दखल देकर 1 साल का अल्टीमेटम देना पड़े, तो फिर गवाहों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट और कानूनी पचड़ों के बोझ तले दबे हमारे इस पूरे सिस्टम में समय पर न्याय की गारंटी आखिर कैसे मिलेगी? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो हमें अपनी कानूनी व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।